हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर। इससे पहले हमने 6th क्लास की पॉलिटी के ऑल चैप्टर को क्लियर कर लिया। तो आज जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास की पॉलिटी का, इस चैप्टर का नाम है समानता। आज हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने 6th क्लास की पॉलिटी में थोड़ा सा समानता पे हमने बातें की थी। तो आज हम टोटली समानता के बारे में ही पूरी बातें करेंगे। जैसा कि अब आप यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, इन पिक्स को अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। क्या आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं याद है जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुँची हो? तो यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या कह रहा है, कुछ जूते देखो, यहाँ पे मोची है इसके सामने, ये जूते पॉलिश करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक ये देखो, इन्होंने अब ये जो है, पहले तो ये अब हाथ में दे रहा है, इससे पहले इन्होंने पैसे फेंक के दिए थे। तो क्या है, 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का जूते फेंक देता है और पैसे उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, उसे भी उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस पिक्स में ये जो है, ये जो दो पर्सन है, इन दोनों ने जूते पहन के ही इनसे पॉलिश करवाए। और पॉलिश करवाने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन दो जो बच्चे हैं इन्हें पैसे फेंक के दिए। तो इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि मैंने अपने काम पूरी इज्जत और निष्ठा से किया, तो पैसे भी मुझे निष्ठा से चाहिए। तो यहाँ पे आज हम समानता के बारे में बात करेंगे। समानता होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि समानता से तात्पर्य है क्या है। तो समानता से सीधे तात्पर्य होता है सबको सम्मान बराबर बराबर में मिलना चाहिए। यही हमारी समानता को दर्शाता है। जैसा कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है देश में व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, वह सब समान माने जाएंगे, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जो किसी भी धर्म, जाति, निष्ठा, लिंग आदि से संबंध रखता हो, वह सभी क्या कहते हैं, संविधान की नज़र में सम्मान माने जाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते क्योंकि असमानता खत्म हो गई है। असमानता खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार और इससे लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक तरह के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि इन सब के बावजूद भी आज भी हमारे बीच में असमानता है, तो ये सच्चाई है। क्योंकि जैसे कि इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति या पुरुष हो या स्त्री, उसके साथ जाति, धर्म, शैक्षणिक संस्था, ठीक है, आर्थिक पृष्ठभूमि आदि के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। मगर हम असमानता की बात करें तो ये जो समानता है वो हमें आर्थिक पृष्ठभूमि और जाति, इन दोनों के आधार पे कभी भी नहीं मिल सकती। क्योंकि आज भी पहले की तुलना में हमने बहुत कम हुई है ये समानता, डिस्क्रिमिनेशन को हमने देखना बहुत कम किया है। मगर फिर भी आज भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल, हम अगर बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, ठीक है। हम कुछ लोग जो होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखवाते क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं। क्या तो आपको लगता है कि वे सारी फैसिलिटी जो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही है, क्या वो सारी फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिले? क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे पर्सन आते हैं, ऐसे भी पर्सन भी आते हैं जिनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं और वो बहुत देर तक लाइन में खड़े रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे ये असमानता है? बाई चांस अगर हम बात करें तो कोई ऐसा पर्सन है जो हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, ठीक है, अगर या फिर हमसे कोई कम पैसे वाला पर्सन हो, चाहे कितना भी हमें उसे रिस्पेक्ट दे दे, क्या हम उस खारी को भर सकते हैं कि उसे हम अपने लायक बना सकते हैं बिना उसकी मेहनत के? हम कितना भी कुछ कर ले तो क्या वो हमारे बराबर का हो सकता है? क्या वो उसकी इनकम उतनी जनरेट जब तक नहीं कर पाएगा तब तक हमारे बीच में एक ना एक खाई रहती है, और यही खाई हमारे समाज में आज भी है। तो यहाँ से ये भी देखने को मिलता है।
बट फिर भी अब हमारे अब हमारा जो कानून है, ठीक है, बहुत सारे कानून बन गए हैं जो हमें लोगों को सम्मान करना सिखाता है और उनसे कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए ये हमें बतलाता है, ठीक है। क्योंकि एक दूसरा रीज़न हम ये भी ले सकते हैं, जिसके पास आज पैसा है कानून भी उसी की तारीफ़ करता है, उसी के पक्ष में होता है। चाहे अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम कितने भी सच है, बट फिर भी हमें दोषी साबित किया जाता है, ठीक है। अब समानता को स्थापित करने वाले संविधान में जो प्रावधान है उनमें से निम्नलिखित है। पहला क्या कह रहा है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, ठीक है। जैसे कि ये समानता को जो स्थापित कर रहा है, तो ये समानता कहाँ से रही है, तो ये समानता जो है हमारी, ये समानता तो हमारे कानून से ही आ रही है। हमारा संविधान ही तो हमें समानता का अवसर दे रहा है। तो सबसे पहला क्या है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। मतलब कि ये कह रहा है कि कानून की दृष्टि में जितने भी लोग हैं वो सभी को कानून एक नज़र से देखता है, ठीक है। हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू नौकरी करने वाली महिला तक सभी एक जैसे कानून का पालन करते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। अब क्या कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आज भी हमारे देश में इन सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान है, चाहे वो देश का बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति क्यों ना और छोटा सा एक साधारण सा नागरिक, बट आज भी फिर भी समानता हमें आई है, ठीक है। अब दूसरा क्या करे, किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, स्त्री पुरुष के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो दोनों यही बता रहे हैं कि एक कह रहा है कि कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं, और दूसरा कह रहा है कि किसी भी मसले के आधार पे हम उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरा कह रहा है हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें से खेल मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित है। इसमें से तीसरा कह रहा है कि सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर जा सकते हैं। पर अगर हम इसका उदाहरण लें तो मंदिर लेते हैं, क्या मंदिर में आज भी दलित लोगों का जाना वर्जित है, जाना अनिवार्य है? कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे आज भी दलित लोगों का जाना वर्जित है। जैसे हमने हाल ही में एक घटना हमारे सामने आई थी, उस घटना में थी दादर की वो घटना थी जिसमें 2 दलित लोगों को, क्योंकि वो क्या कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवा रहे थे, जब उनकी कास्ट देख के उनके बालों को छील के उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे घृणित कार्य उनके साथ किए गए। तो क्या आप इनसे कह सकते हो कि हाँ, इसमें ये समानता हमें मिल रही है? तो ऐसे बहुत सारे आज भी हमारे सामने ऐसे उदाहरण आते हैं जो हमारे समानता का हनन करते हैं और एक समाज के बीच में एक खाई पैदा करते हैं समानता के लिए, ठीक है। अब शासन के संविधान के द्वारा मनाए गए समानता के आधार पर 2 तरह से लागू होता है। शासन संविधान के द्वारा मनाए गए समानता के अधिकार कार्य को 2 तरह में लागू करता है। पहला क्या कर रहा है, कानून के द्वारा, दूसरा सरकार के द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके, ठीक है। तो ये जो समानता को स्थापित करने में सबसे पहले 2 व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला कौन होता है, हमारा संविधान। पहला हमारा संविधान, और दूसरा क्या कहते हैं, पहला ये हमारा संविधान हो गया। अब दूसरा क्या है कि सरकार के द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा भी हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं, और उसके द्वारा हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो अपने आप को खुद से खुद की मदद नहीं कर सकते, ठीक है। अब अधिकार की रक्षा करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब क्या कह रहा है, कानून के साथ साथ सरकार उन समुदाय जिनमें सैकड़ों वर्षों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है असमानता का व्यवहार, कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे योजना और कार्यक्रम लागू किए गए हैं ताकि ऐसे पिछड़े हुए वर्गों की मदद की जा सके, ठीक है। उसमें से जैसे कि मिड डे भोजन संस्था, ये सारी इसी चीज़ के उदाहरण हैं, ठीक है, जिनसे लोगों को अतीत में अवसर ना मिलने पर उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। अब क्या कह रहा है, इस दिशा में सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, तो पहला मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो वो
3 वक्त की रोटी भी भरपेट नहीं कर पाते, उनके पास भोजन नहीं होता। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता था। और यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु में 2001 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना कहाँ पर की गई थी प्रारंभ? तो एक में तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे स्कूल में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। जब ये सर्वप्रथम तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी स्कूल में इसे अपनाने की अपील की, कहा कि 6 महीने के भीतर सभी लोग इसे अपना लें। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इस कार्यक्रम की काफ़ी सक्रियता का प्रभाव हुआ। जब ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जो बिना खाए स्कूल से चले जाते थे, भाग जाते थे। वो बच्चे आज मध्याह्न भोजन में भोजन कर और अपनी स्टडी को आगे बेटर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पिक्स है। अब इन्होंने क्या किया, अपने आत्मसम्मान दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। इनके अनुसार कथना अनुसार अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाकर जीना क्या कहते हैं, अशोभनीय बात होती है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, आत्मसम्मान जीवन का सबसे असली और ज़रूरी हिस्सा है। आत्मसम्मान जो होता है वो जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, जिसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। न केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष भी व्यक्तियों को और विकास एवं मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो सबसे ऊपर रखनी चाहिए हमेशा, इसके बिना इंसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति किसी न किसी के बिना दिन मरना है, परंतु व्यक्तियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि उनका जीवन का बलिदान आत्मसम्मान है, उच्च आदर्शों को विकसित करे, और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं इसका एक और कारण क्या है। इसका कारण ये है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आए। यद्यपि लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। आज भी ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोगों में यह विश्वास हो कि कोई कमतर नहीं है और हर व्यक्ति समाज का अव्यवहारिक अधिकारी होता है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। क्या कह रहे हैं कि प्रजातंत्रीय समाज में ना समानता स्थापित करना एक संघर्ष होता है, जिसमें विभिन्न समाजों से सहयोग जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना। इस पुस्तक में इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। अब लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र में असमानता का अस्तित्व है, जहां समानता के लिए संघर्ष की जा रही है। हाँ, ये तो सच है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देश में समानता के मुद्दे विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में कुछ ऐसा भी चल रहा है ना, ऐसा भी चल रहा है कि ये जो असमानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। ठीक है, सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी और अफ्रीकन लोग समानता के लिए ये बहुत पहले से ही लड़ाई चली आ रही है। जैसे कि इसमें उदाहरण है अमेरिकी और अफ्रीकन जिनमें पूर्वज गुलाम थे, इनके पूर्वज गुलाम थे। ठीक है, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीका अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज अपने जीवन का मुख्य रूप से सम्मान बताते हैं। वो जो थे, मतलब इससे पहले जितने भी लोग अमेरिका में आए हैं वो उनके साथ रहे हैं,
तो आप इसे बता सकते हैं कि आज भी हमारे सोसाइटी में असमानता है। जब भी 1995 के अंतिम दशक जब 1995 के अंतिम दशक में अमेरिका और अफ्रीका और अमेरिका को समान अधिकार दिलाने का आंदोलन हुआ, तो इस आंदोलन में अमेरिका और अफ्रीका के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानते थे। उदाहरण के लिए एक बस में यात्रा करते हुए ये बात हो रही है कि अमेरिका और अफ्रीका, अब जब जहाँ पे आज भी गोरे और रंग भेद की नीति के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पे आज भी ये सिचुएशन थी, जो एक उदाहरण है। ठीक है, बस यात्रा करते समय उन्हें पीछे बैठने को कहा था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। मतलब एक सिस्टम था कि जब कोई गोरा आदमी बाइक के अंदर, बस के अंदर आए तो उठ जाना है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, रोजा पार्कस एक अमेरिकन महिला थी। ठीक है, एक रोजा पार्कस के नाम के दिसंबर 1995 को दिन भर थक जाने के बाद उन्हें एक सीट को गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम अमेरिका में ये सिचुएशन था कि जो गोरे और अफ्रीकी लोग जब बैठे हुए थे, जब भी गोरे की एंट्री होती थी तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना होता था। बट रोज पार्कस एक अफ्रीकी और अमेरिकन महिला थी। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया है, जो हमारे सामने नागरिक अधिकार आंदोलन भी कहलाया। 1964 नगरीय अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और मूल के अधिकारों पर निषेध कर दिया है। यह अभिक्रिया अमेरिका और अफ्रीका बच्चों के लिए सही है। ठीक है, इसी के साथ अब जैसे कि यहाँ पे भारत में समानता के कुछ अनुच्छेद, अब अनुच्छेद 15 में समानता के कुछ अधिनियम है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, जन्म किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, जन्म स्थान या इनमें से कोई आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ठीक है, अब कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, वंश, जन्म स्थान और इनमें से किसी के आधार पे कोई के निर्योग्यता संविधान, अब ये जो है यहाँ पे अलग अलग तरह की वैरायटी है और इनमें भी हमें शर्तें मान्य होती थी। अब लोकतंत्र की चुनौती क्या है। ठीक है, किसी भी देश के लिए लोकतंत्रीय किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ और अधिक समानता में लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। ये बात सच है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर आज भी देखें तो कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। और उनकी अगर उसकी बात करें, क्योंकि इसमें कह रहा है कि हमेशा एक ही समुदाय का व्यक्ति होता है। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ये समुदाय और आर्थिक और व्यक्ति होते हैं जो नए अर्थ में अधिक से अधिक समानता लाने के लिए सवाल उठाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। थैंक यू।